Okay, student. Today we are going to start new unit, second unit of NCERT class 12 solution. ठीक है, आज हम सॉल्यूशन यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए. ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन is a mixture. Two or more than two component. सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है. ठीक है ना. लेकिन सॉल्यूशन रियली में जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं को सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस एंड सॉल्यूशंस can be categorized into two parts, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. ठीक है. होमोजीनियस में क्या है? जो इंटायर टेम्परेचर में कैसा रहे वो यूनिफॉर्म मिक्सचर हो. यूनिफॉर्म मिक्सचर. और इसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. जब नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाए देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस. एंड व्हेन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस. ठीक है ना. अनदर वर्ड बाइनरी. बाइनरी मीन्स when two substances are mixed and form homogeneous solution, then such type of solution is called binary. Bi means two. जब दो चीजों को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया जा रहा है. सपोज करिए एग्जांपल ब्रास, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. ठीक है ना. ब्रॉन्ज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ये क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है. ठीक है. आप मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, बाइनरी सॉल्यूशन. मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, बाइनरी सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड. अगर मोर देन टू कंपोनेंट हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं, तो ट्राइनरी कहेंगे उसको. तो आपको केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है. इसमें बहुत स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो है वो टू कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ना है आपको. टू कंपोनेंट. ठीक है ना. अब टू कंपोनेंट सिस्टम में जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होगा, ठीक है ना, जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. ठीक है ना. और जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट. ठीक है. आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर मोर देन टू कंपोनेंट है तो द कंपोनेंट विच इज इन लार्जेस्ट अमाउंट दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट्स विच आर स्मॉलर अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट. वो फिर जितने स्मॉलर अमाउंट में होंगे वो सब सॉल्यूट कहलाएंगे. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाएगा और उससे जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो सॉल्यूशन है उसकी स्टेट क्या होगी, वो किस फेज में होगा, ये कौन डिपेंड करेगा? द फेज ऑफ सॉल्यूशन वो किस पर डिपेंड करेगा? वो सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करेगा. इफ सॉल्वेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट देन सॉल्यूशन विल बी इन लिक्विड स्टेट. ओके. इफ सॉल्वेंट इज इन solid state then solution may be in solid state or may be in semi solid state. ठीक है ना. If solvent is in
gaseous phase, then solution will be in gaseous phase. ठीक है ना? So solvent will decide the phase of solution. आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? अब इसके बाद हम जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 स्टेट. कौन कौन सी हैं वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पर अगर हम ले लें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, तो उससे कितने टाइप के सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे? तो देखिए जरा, जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को लेकर के हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 9 टाइप के सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे. कितने टाइप के सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे? 9 टाइप्स के. इसको ऐसे समझते हैं, इधर हम कर देते हैं सॉल्वेंट और इधर कर देते हैं सॉल्यूट. सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में, सॉल्यूट इस डायरेक्शन में. यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस. यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है. अब जब सॉलिड सॉलिड में मिक्स किया जाएगा तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाएगा तो सॉलिड लिक्विड बनेगा. गैस को सॉलिड में मिक्स किया जाएगा तो सॉलिड गैस बन जाएगा. जब सॉलिड को लिक्विड में करेंगे तो लिक्विड सॉलिड बनेगा. लिक्विड को लिक्विड में ऐड करेंगे तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा. जब गैस को लिक्विड में हम ऐड करेंगे तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन बन जाएगा. जब सॉलिड को गैस में करेंगे तो गैस सॉलिड बन जाएगा. जब लिक्विड को गैस में करेंगे तो गैस लिक्विड बन जाएगा. और जब गैस और गैस को मिक्स करेंगे तो गैस गैस बन जाएगा. इस तरह से 9 टाइप्स के सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सकते हैं. ठीक है ना. इनके एग्जाम्पल, सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ब्रास एंड ब्रॉन्ज. ठीक है ना. जिंक और कॉपर दोनों सॉलिड स्टेट में है. कॉपर 80% होता है, जिंक 20% है. आप कह सकते हैं कि कॉपर बिहेव्स एज सॉल्वेंट एंड जिंक बिहेव्स एज अ सॉल्यूट. व्हेन जिंक एंड कॉपर मिक्स देन ब्रास इज फॉर्म. लिक्विड को हम सॉलिड में ऐड करेंगे. कौन सा एग्जांपल है? आप देखिए, जितने जेल बनाए जाते हैं वो सॉलिड मटेरियल में, उनमें लिक्विड को ऐड किया जाता है. सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होता है और लिक्विड का अमाउंट कम होता है, उससे जेल का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पर जेल बन जाएगा. ये देखिए, यहां पर गैस को सॉलिड में ऐड किया जा रहा है. इसका एग्जांपल क्या है? स्पंज है. स्पंज में बहुत सारा पार्ट सॉलिड होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पर गैस ऑक्यूपाई करती है. तो स्पंज सॉलिड गैस का एग्जांपल हो जाएगा. सॉलिड को जब लिक्विड में ऐड करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास. ठीक है ना. मींस ग्लूकोज इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हैं जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं. लिक्विड लिक्विड एग्जांपल, लिक्विड लिक्विड एग्जांपल वेरी इजी, आपके माइंड में आ रहा होगा. एल्कोहल एंड वाटर, लार्जर अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, दिस इज मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड. ठीक है ना. मिक्सचर ऑफ एस्टिक एसिड एंड एल्कोहल. ठीक है ना. हालांकि मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम 2 लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो वो सिर्फ मिक्सचर बनाएं, वो आपस में रिएक्शन ना करें. ठीक है ना. रिएक्शन करेंगे तो कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे 2 लिक्विड को मिलाते हैं जो आपस में रिएक्शन ना करें. ठीक है ना. यहां पर देखिए, गैस इन लिक्विड,
लिक्विड में गैस को ऐड किया गया। आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है तो उससे क्या बन जाता है? लिक्विड गैस बन जाता है। सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड का एग्जांपल क्या है? आपके पास स्मोक है, ठीक है ना। स्मोक में क्या होता है? लार्जर अमाउंट में गैस होती है और सॉलिड मटेरियल में उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कार्बन के, ठीक है ना। तो गैस, सॉलिड इन गैस में स्मोक हो गया। लिक्विड इन गैस में जब एयर में स्टीम आ जाती है या आफ्टर रैनिंग क्या होता है? बहुत सारा जो है वाटर इवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में आता है तो वहां पर भी क्या होता है? लिक्विड इन गैस बन जाता है। गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस जस्ट लाइक मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। इस तरह के आप यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं। तो बच्चों, on the basis of states of solvent and solute, 9 types of solution can be prepared. Okay, now we are going to start next topic, expression of concentration of solution. Expression of concentration of solution. Expression of concentration of solution. Expression of concentration of solution मीन्स क्या है? जितने भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन तो आप बना ले रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आप क्या बताएंगे? तो जैसे घर में अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो किसमें यूज करते हैं? ग्राम पर लीटर। जैसे कह देते हैं 1 लीटर पानी में 200 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दीजिए। तो जब हमने 200 ग्राम शुगर को 1 लीटर वाटर में डिजोल्व कर दिया तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? 200 ग्राम पर लीटर। 200 ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का एक यूनिट ये भी हो गया, ग्राम पर लीटर। लेकिन हम आपके सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में जो यूनिट्स दी गई हैं, जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए जो दिए गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो पहला नंबर है परसेंटेज। परसेंटेज वो भी कौन सा? मास परसेंट। परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है ना। नंबर 2 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नंबर 3 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। नंबर 4 में हम क्या ले लें? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, उसको पीपीएम कहते हैं, ठीक है ना। नंबर 5 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोल फ्रैक्शन। नंबर 6 मोलैरिटी। मोलैरिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 7 है आपका मोलैलिटी। देखिए इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, जिसमें मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने।
तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट को और क्या कहते हैं? मास परसेंट। मास परसेंट वेट बाय वेट। अब देखिए केवल यहीं से क्लियर हो गया, ये जो मास परसेंट है वेट बाय वेट, ठीक है, यहीं पर ये क्लियर हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन का वेट है उसमें सॉल्यूट का वेट कितना है या उसमें सॉल्वेंट का वेट कितना है। हम किसी का भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सॉल्वेंट का भी कर सकते हैं, सॉल्यूट का भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? मास परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट। ध्यान रखना बच्चों, मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स आइदर इट विल बी सॉल्वेंट और इट विल बी सॉल्यूट। ये या तो सॉल्वेंट होगा या फिर ये सॉल्यूट होगा। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन तो हो गया ना, मास अपॉन मास, वेट अपॉन वेट, वेट अपॉन वेट। अब चूंकि कैलकुलेट क्या करना है हमें? परसेंट। क्या कैलकुलेट करना है? परसेंट। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ गए ना? कहने का मतलब ये हो गया कि किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में उस कंपोनेंट का कितने ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट वेट बाय वेट। समझ गए ना? द मास ऑफ कंपोनेंट present in 100 gram of solution is called mass percent weight by weight. For example, 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ऐसे बोला गया। तो क्या समझेंगे आप? इसका मतलब ये हो गया 20% ग्लूकोज मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम ग्लूकोज है ना, 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम ग्लूकोज है, 80 ग्राम वाटर में 20 ग्राम ग्लूकोज है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 80 प्लस 20 100। अगर कहा गया 20% ग्लूकोज, 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब यही हो गया 80 ग्राम वाटर प्लस 20 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है ना? क्लियर हो गया आपको? सेकंड, वेट या मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसको क्या कहेंगे? m अपान v या w बाई वी लिख दीजिए, w बाई वी। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम 100 ml होगा और मास ऑफ कंपोनेंट होगा। ठीक है ना? मास ऑफ कंपोनेंट, और यहां पर मोस्टली हम सॉल्यूट की बात करते हैं। ठीक है ना? यहां पर क्या होता है, जब सॉल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, ऐसी कंडीशन होती है तो मोस्टली इस तरह का जो है परसेंटेज यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मीन्स 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। उसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट।
थर्ड वन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, V बाई V। अब ये भी जैसे वेट बाय वेट था उसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। अब अगर यहां पर हम मास की जगह क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, तो वेट बाय वेट की जगह पर वॉल्यूम हो जाएगा। मींस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट in solution, volume of component in solution into 100 upon volume of, या ऐसे लिख लीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इस यूनिट का यूज फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा किया जाता है। आप जब किसी सीरप में देखेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट उसका होगा जिसमें लिखा होगा V बाई V। जैसे लिखा हुआ है 2% एल्कोहल V बाई V। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml अगर वो सीरप है तो उसमें 2 ml एल्कोहल मिक्स्ड है, ठीक है ना। 100 ml सिरप में 2 ml एल्कोहल मिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ml एल्कोहल है और रेस्ट 98 ml दूसरी चीजें हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। ये 3 की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। इसको पीपीएम कहते हैं, पीपीएम। इसका मीनिंग सीधे सीधे जैसे अभी हम यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू 100 ग्राम या 100 ml के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है 10 टू पावर 6 के रेस्पेक्ट में। बस केवल इतना ही है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का मीन्स क्या होता है, 10 लाख, 10 lakhs, 10 lakhs means 10 to power 6. The amount of any component present in 10 to power 6 gram of solution, 10 to power 6 ml of solution, ठीक है ना। वो ग्राम में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है परसेंटेज की तरह कि अगर आपने यहाँ पर 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया है तो कंपोनेंट भी मास में लेना चाहिए। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है तो फिर जो कंपोनेंट है उसका भी वॉल्यूम ही लेना है। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले रखा है तो पीपीएम के लिए वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ml में ही लेना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। मान लीजिए जैसे अब बात की जाए कि हमने 100 ग्राम वाटर का एक सैंपल लिया और उसको हमने एनालाइज किया। एनालाइज करके हमको पता चला कि उसमें 5 इंटू 10 टू पावर 3 100 ग्राम वाटर कंटेन्स 5 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये प्रेजेंट है इसमें। अब हमें पीपीएम में इसका अमाउंट निकालना है। तो 100 ग्राम में जब इतना है तो 10 लाख ग्राम में कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, वो पीपीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे, बिकॉज 100 ग्राम of water sample contains 5
5 into 10 to power minus 3 gram CaHCO3 whole twice. ठीक है, सो इन 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम में कितना होगा, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये 1 ग्राम में आ गया। अब हमको क्या करना है, पर मिलियन कैलकुलेट करना है ना। पर मिलियन के लिए क्या करना पड़ेगा, सो इन 10 टू पावर 6 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, इसी में 10 टू पावर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 6 10 टू पावर 6 अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 टू पावर 3, ये 10 टू पावर 3 रह जाएगा और इससे इसको कैंसिल करेंगे 10 रह जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट 50 ppm हो जाएगा। तो जब 50 ppm हो जाएगा तो या तो हम इस मेथड से उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ppm is equal to mass of component upon mass of solution into 10 to power 6। बस आपको इतना करना है, इस फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे मैंने कहा कि 100 ग्राम वाटर में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर 100 ग्राम, क्योंकि वाटर जो मैं कह रहा हूं एक्चुअली वाटर कंटामिनेटेड है ना, प्योर वाटर नहीं है। वाटर तो सॉल्वेंट है, लेकिन उसमें जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो जिस वाटर की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वो वाटर सॉल्वेंट नहीं है, अब वो क्या हो गया, वो सॉल्यूशन हो गया। तो उसका मास कितना है, 100 ग्राम। और मास ऑफ CaHCO3 कितना बोला मैंने, होल ट्वाइस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब ये दोनों वैल्यूज में पुट करें तो ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 6, ये फार्मूले का अपॉन 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। 10 टू पावर माइनस 3 और 10 टू पावर 6 कैंसिल करेगा तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा। 10 टू पावर 3 और ये इधर 10 टू पावर 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 रह जाएगा। 5 इंटू 10 क्या आ गया, 50 ppm। वेरी सिंपल, बात समझ में आ गई ना। अब वही अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, पेट्रोल की बात करने लगे, 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 0.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, अब वहां पर 0.2 ग्राम 2 ml हो जाएगा। 100 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 0.2 ml ऑफ बेंजीन, तो यहां मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में आपको पता है ना, फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी एक पार्ट है। सपोज जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट,
ठीक है ना। अभी हम या तो मास की बात कर रहे थे या परसेंटेज की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट के भी कुछ मोल होंगे और सॉल्यूट के कुछ मोल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के हो जाएंगे। उसमें सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। सॉल्वेंट का कितना है, वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको हम मोल फ्रैक्शन को एक्स या इसे हम जीटा भी कहते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, Na, क्या है, Na। अब अगर तो नंबर मत बोलिएगा, इसको स्मॉल ए कर देता हूं मैं, Na। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम मान ले Nb, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहां सॉल्वेंट लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। हाँ, इस Na को सोडियम भी मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ये Na सोडियम नहीं है, ये केवल मान लिया गया है कि जो सॉल्वेंट है वो कंपोनेंट A है और जो सॉल्यूट है वो कंपोनेंट B है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको N1 मान लेता हूं, इसको N2 मान लेता हूं, बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके समझने के लिए भी, ठीक है ना। N1 प्लस N2। इसी तरह से अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। समझ में आया। अब देखिए अगर केवल 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो जरा एक चेक करके देखिए, X सॉल्वेंट प्लस X सॉल्यूट क्या आएगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है, तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इट मीन्स द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इक्वल टू 1, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट आपका 1 है, सॉल्यूट 1 से ज्यादा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए हम कर देंगे यहां पर x1, सॉल्यूट को कर देंगे x2, x3, x4। तो वहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसका सम 1 आएगा। मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑलवेज बी इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी। फॉर्मूला लर्न रखिए और उसी से डेफिनेशन भी आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहीं से आप डिफाइन कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर से क्या मिल रहा है आपको, मोल, तो मोल हो गया, और आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर इनवर्स। तो जो यूनिट है मोलैरिटी की वो क्या होगा, ये मोल लीटर इनवर्स। इसे शॉर्ट में कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, कैपिटल एम से। समझ गए ना, ठीक है। अब आपको जब भी मोलैरिटी निकालनी है तो आपका काम है सॉल्यूट के आप मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वैसे तो डिफरेंट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन की बात हो रही है तो यहां पर मोस्टली मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सपोज आप जो है यूरिया के की मोलैरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यूरिया का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, NH2CONH2। अब इसका जो मास है वो मान लीजिए गिवन है 20 ग्राम। कितना गिवन है, 20 ग्राम। मोल्स में कैलकुलेट करना है तो पहले इसका मोलर मास फाइंड आउट करिए। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मोलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखिए 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड अगेन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इनकी जो है एटॉमिक मास रखते रहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 दिख रहा है तो 1 इंटू 2 हो गया, प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम है 2 कर दिया, ठीक है ना। तो अब 14 प्लस 2 16 प्लस 2 28 प्लस 16 44 प्लस 14 58 प्लस 2 60, क्या आ गया 60। मोलर मास ऑफ NH2CONH2 कितना हो गया 60। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। 1 मोल का जो मास है वो 60 ग्राम होगा और मास कितना गिवन है 20 ग्राम है। तो आप जो है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, और फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/60, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 कितना आ गया 1/3, 1/3 मोल हो गया। समझ गए ना, इस तरीके से आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, वो है मोलैलिटी। मोलैरिटी अब हो गया मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है ना। जब मोलैलिटी की बात करने लगेंगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। जो हम बात कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नहीं आएगा यहाँ पर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या करना है, इसकी जगह पर हो जाएगा, क्या होगा इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे यहां पर वॉल्यूम था तो यूनिट क्या थी मोल लीटर इनवर्स, अब यहां पर क्या हो जाएगा, लीटर की जगह केजी आ जाएगा, तो मोल केजी इनवर्स, ठीक है ना। अब इसी मोल केजी, जैसे मोल लीटर इनवर्स को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे, ऐसे मोल केजी इनवर्स को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं।
अगर किसी यूनिट के एडजेसेंट में किसी वैल्यू के एडजेसेंट में एज ए यूनिट स्मॉल m लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोलैलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोलैलिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मोल हो गया। अब इसी तरह से आप जो है नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही हो गया, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो आप फार्मूला यूज करेंगे और मोलैलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को आज का सॉल्यूशन का इतना पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख और सुन लें, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।